ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर उत्तम सिंह चौहान, डायरेक्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन, भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल। आज हम एमए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थ्योरीज पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचार एवं सिद्धांत पर बात करेंगे। इस फर्स्ट पेपर में आपके एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए जो फर्स्ट पेपर है, इसमें मुख्य रूप से 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट विचारकों से संबंधित है। और फर्स्ट यूनिट जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे, वह मुख्य रूप से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, विशेषताएं, राजनीतिक विज्ञान या नॉर्मेटिव या परंपरागत राजनीति विज्ञान का पराभव या डिक्लाइन ऑफ नॉर्मेटिव और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान एवं समकालीन प्रवृत्तियां। तो इसमें आज जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। इनके संदर्भ में हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है या उसका सामान्य सा परिचय लेते हुए उसमें क्या आवश्यकता हुई कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण या क्रांति हुई, और उसके बाद वो लगभग 2 दशकों के अंदर ही उस पर पुनः असंतोष प्रकट हुआ और उत्तर व्यवहारवाद आया। इन सब के साथ उसके बाद जो है आपकी इस यूनिट में है, जिस पर हम अलग से कोई रिकॉर्डिंग या अलग से एक लेक्चर करेंगे, वह होगा राजनीति विज्ञान का पुनरुत्थान, जो 1970 के दशक में मुख्य रूप से वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी के क्षेत्र में जॉन रॉल्स की जो पुस्तक आई अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उससे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिवाइवल हुआ उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का मुख्य विषय है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद को आप अनेक आपके सेल्फ स्टडी मटेरियल या अन्य पुस्तकों में कहीं व्यवहारवादी उपागम, कहीं व्यवहारवादी दृष्टिकोण, कहीं व्यवहारवादी क्रांति और कहीं व्यवहारवादी सिद्धांत, इन नामों से आप इनको देखते हैं। विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है या लिखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहारवाद एक राजनीति विज्ञान को के अध्ययन की एक पद्धति है या दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया। तो व्यवहारवाद एक मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देने वाला, जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत अध्ययन मूल्यों पर आधारित था, उससे असंतुष्ट होकर के कुछ विद्वानों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस व्यवहारवादी उपागम का उपयोग किया, और ये 2 दशकों तक पाश्चात्य जगत में और थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें हम भी आते हैं या इधर के देशों में, वहां भी यह काफी लोकप्रिय हुआ। वहां 20-25 वर्ष में इस पर मोह भंग हो गया, लेकिन हमारे यहाँ व्यवहारवादी पद्धति पर आधारित अध्ययन किया जाता है और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले व्यवहारवाद क्या है? तो यह तो स्पष्ट हुआ कि यह एक अध्ययन पद्धति है, एक दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर राजनीतिक समस्याओं या राजनीतिक अध्ययन करने का प्रयास, राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। तो व्यवहारवाद अपने आप में क्रांति कहते हैं। क्रांति इसलिए कहा जाता है, क्रांति से तात्पर्य यह है, देखिए शाब्दिक और साहित्यिक अर्थ में क्रांति मतलब एनी फंडामेंटल चेंज इज रिवॉल्यूशन। क्रांति से मतलब कोई सशस्त्र क्रांति या उठापटक वाली कोई चीज नहीं है। कहीं भी मूलभूत आधारभूत परिवर्तन होता है तो उसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो विषय के अध्ययन पद्धतियों में, विषय को देखने की दृष्टिकोण में और विषय किस तरह से समझा जाएगा या उसका अध्ययन कैसे किया जाए,
उस पर आधारभूत और मूलभूत परिवर्तन हुआ। इसके कारण व्यवहारवादी क्रांति भी कहा जाता है, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब व्यवहारवादी क्रांति होती क्या है या व्यवहारवादी दृष्टिकोण है क्या, इसको आगे समझेंगे। उसके पहले हम एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान का अध्ययन दो तरीके से कहा जा सकता है कि एक तो परंपरागत तरीके से किया जाता था, और परंपरागत जो है पद्धति प्लेटो से लेकर के लगभग आज से 2500-3000 वर्ष पहले से लेकर के, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तक 20वीं शताब्दी तक भी हमारे राजनीति विज्ञान में प्रभावी रही। यह पद्धति मुख्य रूप से संस्थागत पद्धति थी। राजनीति विज्ञान में संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, उनका विधिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता था, इसलिए यह लीगल थी, इंस्टीट्यूशनल थी, फॉर्मल थी, मतलब औपचारिक थी, और यह ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति रही। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से मूल्यों पर आधारित संस्थाओं का अध्ययन होता था, उनका ऐतिहासिक और विधिक या लीगल पर्सपेक्टिव में अध्ययन किया जाता था, और यह इंस्टीट्यूशनल संस्थागत अध्ययन था, इसलिए यूनिट ऑफ स्टडी बड़ी थी, मैक्रो थी, मतलब संस्थाओं से तात्पर्य है जैसे कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इस तरह की जो संस्थागत अध्ययन मुख्य रूप से इसमें किया जाता रहा है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान में, अमेरिकन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य रूप से आर्थर एफ बेंटले, ग्राहम वेलास, चार्ल्स ई मेरियम जो प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक रहे हैं, शिकागो स्कूल से जुड़े हुए रहे हैं या शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति और क्षेत्र अध्ययन के यूनिट में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, और कहा गया कि राजनीति विज्ञान में अभी तक जो परंपरागत अध्ययन होता है वो संस्थागत अध्ययन है, और इसके कारण हम राजनीति के यथार्थ को समझने में असफल रहे हैं। इसलिए हमें राजनीति में व्यवहारवादी या मानवीय पक्ष का अध्ययन भी, मानव के व्यवहार का अध्ययन भी करना आवश्यक है। इसी के साथ ही राजनीति विज्ञान में एक व्यवहारवादी या इस तरह के अध्ययन पद्धति का प्रारंभिक बीज देखने को मिले। इसके पश्चात डेविड ईस्टन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मुख्य रूप से डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लॉसवेल, गॉस्नेल, वियोकी, इस तरीके के अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति का अनुसरण करने का आग्रह व्यक्त किया, और उसके साथ ही राजनीति विज्ञान में एक आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गई, और इसके कारण कहा गया कि यह व्यवहारवादी क्रांति है। अब यह व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आया, इसका यह संक्षिप्त अकादमिक बैकग्राउंड तो हमने देखा, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में अमेरिकन राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र में सर्वे और स्टैटिस्टिकल मेथड के आधार पर इस तरह का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया गया था। इस तरह का अध्ययन बहुत खर्चीला होता है, उसमें आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्होंने अमेरिकन सीनेट में प्रस्ताव भेजा, और उन्होंने अपने इन समाज विज्ञानों के अध्ययन को ग्रांट देने के लिए और सहायता करने के लिए जो आवेदन दिया था, लेकिन सीनेट के कुछ सदस्यों की ने समाज विज्ञानों को समाजवादी विज्ञान समझ लिया, और समाजवाद से स्वाभाविक विरोध होने के कारण उन्होंने उनको ग्रांट देने से मना कर दिया या आनाकानी करने लग गए। ऐसी स्थिति में विद्वानों ने, इन विशेषज्ञों ने अपने विषय का नाम बदलकर बिहेवियरल साइंस के लिए ऐड माना, और उनको सहायता मिलना प्रारंभ हुई, और उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों में और जो उपनिवेशवाद से नए नए स्वतंत्र हुए थे उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था, अपने स्वयं के देश की राजनीतिक व्यवस्था और अन्य विकसित और अविकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहारवादी अध्ययन करना प्रारंभ किया। इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इस तरीके के अनेक जो चैरिटेबल संस्थाएं थी उन्होंने भी सहायता देना प्रारंभ की, और एक व्यापक
पैमाने पर व्यवहारवादी अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिसका मुख्य केंद्र रहा अमेरिका का शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का अध्ययनशाला। राजनीति विज्ञान की इस अध्ययनशाला में मुख्य प्रमुख जो व्यक्ति थे वह थे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की एक बौद्धिक और संरचनात्मक खाका खींचा, या जिसको कहना चाहिए उसका विकास किया, और उन्होंने इसके इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस भी दिए। इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस को देने के पहले अगर हम राजनीति विज्ञान इसमें व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की परिभाषा करें या व्यवहारवाद की परिभाषा करें तो क्या होगा कि व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म इज साइंटिफिक, वैल्यू फ्री, systematic study of political phenomenon as conditioned by the environment, particularly by the behavior of individual involved in that phenomenon। कि व्यवहारवाद वैज्ञानिक, मूल्य मुक्त और क्रमबद्ध अध्ययन है राजनीतिक घटना का। राजनीतिक घटना और विशेष रूप से उन राजनीतिक घटना में जो सम्मिलित कारकों के व्यवहार का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक और मूल्य मुक्त अध्ययन करना है और किया जाता है राजनीति विज्ञान में। अब डेविड ईस्टन ने इसके 8 मुख्य रूप से इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस बताए हैं, और वह इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस में यह माना गया कि राजनीति विज्ञान इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययन की ओर अग्रसर होगा, और इसलिए यह आवश्यक है। ये बौद्धिक आधार हैं जिसके आधार पर राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला यह है कि राजनीति विज्ञान का पहला, इसमें 8 बौद्धिक आधार यह है कि पहला नियमितताएं या रेगुलरिटीज, दूसरा वेरिफिकेशन सत्यापन, तीसरा तकनीक या टेक्निक, तकनीकी का उपयोग किया जाना है, चौथा है क्वांटिफिकेशन या मापन और परिमाणन, और चौथा अगला है, 5वां है मूल्य मुक्त अध्ययन, छठा है सिस्टमेटाइजेशन या क्रमबद्धीकरण, 7वां है प्योर साइंस या विशुद्ध विज्ञान, और 8वां है आपका इंटीग्रेशन। अब इनको हम एक एक को क्रमबद्ध समझने का प्रयास करेंगे, जिसकी सहायता से हम व्यवहारवाद के क्या बौद्धिक आधार हैं, व्यवहारवाद किस तरीके से राजनीति विज्ञान के अध्ययन को करने का आग्रह व्यक्त करता है, उसको समझने में हमें सहायता मिलेगी। सबसे पहले रेगुलरिटीज। व्यवहारवादी इस दृष्टिकोण के समर्थकों की मान्यता है कि जिस प्रकार से शुद्ध विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों में नियमितताओं को खोज करके और सिद्धांत निर्माण किया जाता है, उनका सत्यापन किया जाता है, उनका मापन किया जाता है, उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान में भी राजनीतिक व्यवहार के अंदर कम या अधिक नियमितताओं को खोज सकते हैं। मानव समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करता है, और इन व्यवहार में उसकी नियमितताओं को खोज करके और हम उनका जनरलाइजेशन, उनका सत्यापन कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं, और उसके आधार पर सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि मानव व्यवहार में नियमितताओं की खोज की जा सकती है, और उसके आधार पर हम वैज्ञानिक अध्ययन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो वह अध्ययन हमारा प्रिसाइज होगा या वो निश्चितता लिए हुए होगा। यह असंतोष इसलिए जागृत हुआ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरा विश्व विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा था, तब राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं का कोई महत्व नहीं रह गया था। अर्थशास्त्रियों से बुला करके नीति निर्माता आर्थिक सलाह लेते थे, समाजशास्त्रियों से बुला करके नीति निर्माता सामाजिक विकृतियां जो बढ़ रही थी उस पर बातचीत करते थे, लेकिन जो राजनीति विज्ञान के अध्येता थे, जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक की अध्ययन से जुड़े हुए थे, उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में इन विद्वानों ने अपने विषय को स्थापित करने की दृष्टि से इसको अधिक विशुद्ध और प्रिसाइज और वैज्ञानिक बनाने के प्रयास में ये बौद्धिक आधारों पर
चलने का प्रयास किया, जिसमें पहला बौद्धिक आधार था कि नियमितताओं की खोज सकते हैं हम, मानव के राजनीतिक व्यवहार में भी नियमितताओं को देख सकते हैं, उन नियमितताओं के आधार पर हम हमारी वैज्ञानिक शोध बढ़ा सकते हैं। दूसरा है वेरिफिकेशन, कि हम नियमितताओं को देख सकते हैं, खोज सकते हैं और उसके बाद उनका सत्यापन भी किया जा सकता है। जैसे कि विज्ञान में हम तथ्यों को ढूंढते हैं, तथ्यों को देखते हैं, तथ्यों को फिर तथ्यों का सत्यापन किया जाता है अंततः। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि रेगुलरिटीज होगी, फिर उनका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, उनको हम परीक्षण के माध्यम से और अवलोकन के माध्यम से उनका सत्यापन कर सकते हैं। इंद्रियानुभव के आधार पर हम उनका सत्यापन कर सकते हैं और सत्यापन करने के बाद हम उन तथ्यों को एकत्रित करके तकनीकी की सहायता से, टेक्निक की सहायता से, जो कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, और आजकल जो कंप्यूटर के युग में SPAS के द्वारा जो आंकड़ों का विश्लेषण करके, और तकनीकी का उपयोग हमें करना चाहिए। और तकनीकी से हमारा विषय विशुद्धता या प्रिसिजन की ओर बढ़ेगा और हमारे जो निर्णय होंगे या हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो निश्चितता लिए हुए होंगे, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होगी और वो वैज्ञानिक समुदाय में या जो अध्ययन करता है उनमें वह एक मान्यता का स्तर प्राप्त करेंगे। तो तकनीकी का उपयोग किया जाना चाहिए और तकनीकी का उपयोग करने के लिए हमें हमारे एकत्रित तथ्यों को, अगला पॉइंट जो है क्वांटिफिकेशन किया जाएगा। मतलब हम हमारे जो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययन के आधार पर हमने जो नियमितताएं देखी, नियमितताओं के आधार पर सत्यापन किया और सत्यापन करके और हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं उन तथ्यों का क्वांटिफिकेशन किया जाए, और क्वांटिफिकेशन करके ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में मान लीजिए इलेक्शन स्टडी हुई और कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आर दी गई है और उस क्वेश्चन आर में या उस प्रश्नावली में पक्ष में उत्तर के लिए एक आंकड़ा माना गया है और विपक्ष में उत्तर के लिए दूसरा है, तो एक कितने हैं, दूसरे कितने हैं, इनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हुए हम मापन कर सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की तकनीकी से हमारे जो ज्ञान है उसकी एक सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। तो क्वांटिफिकेशन होगा, मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि हम रेगुलरिटीज को देखते हैं, उनका वेरिफिकेशन करके ही तथ्यों को हम जो है तकनीकी के आधार पर परिमाणीकरण करते हैं, और परिमाणीकरण करके ही उनका मापन किया जा सकता है। और मापन करना आवश्यक है क्योंकि हमको वैज्ञानिक परिशुद्धता लानी है विषय में। इसके आगे फिर पांचवा जो है वह बौद्धिक आधार है कि वैल्यू फ्री स्टडी। देखिए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रारंभ से ही, चाहे वो प्लेटो से ले लें हम, तो 20वीं शताब्दी तक मूल्यों का अपना एक महत्व रहा है, क्योंकि राजनीति का अध्ययन या समाज का अध्ययन मुख्य रूप से क्या होना चाहिए को छोड़कर नहीं किया जा सकता। अगर क्या है, यह तो एक वैज्ञानिक अध्ययन है कि है क्या, लेकिन यह है अच्छा है या बुरा है, और अगर अच्छा है तो भी स्टेटस को, या अगर हम क्या होना चाहिए ऐसी बात नहीं करेंगे तो यह यथास्थितिवादी अध्ययन होगा। तो व्यवहारवादियों ने जो आगे जो उत्तर व्यवहारवाद इन्हीं सब कमजोरियों के कारण आया, लेकिन व्यवहारवादी मानते हैं कि जिस तरीके से विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में या विशुद्ध विज्ञान में मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता मूल्यों से तटस्थ रहते हुए, मूल्यों से फ्री रहते हुए, मुक्त रहते हुए अपना अध्ययन करके और अपने निष्कर्षों को विशुद्धता और वैज्ञानिकता के स्तर पर लाता है। इसी तरीके से हम भी एक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करता भी मूल्यों से मुक्त रहे, उनसे निरपेक्ष रहे और अपना अध्ययन करे, तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान का स्तर प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद क्रमबद्धीकरण, विज्ञान का प्रमुख आधार है क्रमबद्धीकरण। विज्ञान की सामान्य परिभाषा जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं कि विज्ञान क्या है? एनी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज साइंस। किसी भी विषय के क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो विज्ञान के लिए अध्ययन का क्रमबद्ध होना आवश्यक है, इसलिए
डेविड ईस्टन ने जो 7वां बौद्धिक आधार दिया है, या 6ठा बौद्धिक आधार थे सिस्टमेटाइजेशन, मतलब विषय का हम क्रमबद्धीकरण करें। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई अध्ययन हो जाएगा, सिस्टमेटिक स्टडी होगी कि हमको रेगुलरिटीज देखना है, वेरिफिकेशन करना है, डेटा एकत्रित करना है, क्वांटिफिकेशन करना है, मेजरमेंट करना है, मूल्यों से मुक्त रहना है और हमारे विषय को क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए जाना है। अगला जो बौद्धिक आधार है वह है प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान। देखिए, विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक विशुद्ध विज्ञान और दूसरा व्यवहारिक विज्ञान। जैसे कि भौतिक शास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, कंप्यूटर उसका व्यवहारिक भाग है। इसी तरह से जीव विज्ञान प्योर साइंस है और मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस उसका अप्लाइड पार्ट है। तो विशुद्ध विज्ञान ज्ञान के लिए ज्ञान की बात करता है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो विशुद्ध विज्ञान का जो उद्देश्य होता है, व्यवहारवादी मानते हैं कि हमारे विषय का भी उद्देश्य विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब हम ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जन करें। यही आलोचना आगे चलकर उत्तर व्यवहारवाद में हुई है कि सिर्फ जो राजनीतिक यथार्थ से कटकर ज्ञान के लिए ज्ञान या राजनीतिक विज्ञान का विकास करने का कोई तात्पर्य नहीं है। जब तक हम क्या होना चाहिए पर बात नहीं करेंगे तो हमारा विषय प्रासंगिकता खो देगा। ये आगे हम जब इसकी आलोचना और उत्तर व्यवहारवाद पर बात करेंगे तब उस पर चर्चा होगी, लेकिन अभी तो इंटेलेक्चुअल आधारों की बात करते हैं। तो ये मानते हैं कि विषय का विकास किया जाना चाहिए, सिद्धांत निर्माण किया जाना है और विषय की परिशुद्धता बनी रहने चाहिए। इसलिए ज्ञान के लिए ज्ञान, विशुद्ध विज्ञान, और विज्ञान का उद्देश्य जो है वह प्योर साइंस का उद्देश्य है हमारे ज्ञान को समृद्ध करना। इसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान के ज्ञान को भी व्यवहारवाद के आधार पर हम समृद्ध कर सकते हैं इन प्रक्रियाओं को अपनाकर। अंतिम जो है 8वां है वह है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहेंगे एकीकरण या समायोजन। देखिए, इससे तात्पर्य यह है कि ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या दृष्टिकोण को मानते हैं। इनका मानना यह है कि मानव के जीवन के अनेक पक्ष है, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, अनेक पक्ष है। किसी एक पक्ष का अध्ययन करने से उसका अध्ययन पूर्ण नहीं माना जा सकता जी। मान लीजिए एक राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक विज्ञान में केवल राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कर रहा है, लेकिन राजनीतिक पक्ष को प्रभावित उसका सामाजिक पक्ष भी करता है, आर्थिक पक्ष भी करता है, धार्मिक पक्ष भी करता है, अन्य प्रभाव भी उस पर होते हैं। तो इनका मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का राजनीतिक अध्ययन करने में हमें समग्रता लानी होगी। इंटीग्रेशन का तात्पर्य है समग्र अध्ययन हो और हमें उसके जीवन के सभी पक्षों को जोड़ करके अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात कि एक अगर मान लीजिए कोई ग्राम में सरपंच किस तरह से निर्वाचित होता है उसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम केवल निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर ही उसका अध्ययन नहीं कर सकते। उसे हमको देखना पड़ेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। मान लीजिए आरक्षण है और आरक्षण के कारण एक विशेष वर्ग के लोग ही उस सीट पर निर्वाचन लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन में तो उसी वर्ग के जीत कर आएंगे, लेकिन क्या उसकी आर्थिक स्थिति, जब वो सरपंच बन जाता तो पंडित जी भी उनके यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने या अन्य कोई प्रमाण पत्र लेने आते हैं, उसके पहले ऐसी स्थिति थी। तो आर्थिक पक्ष सामाजिक पक्ष को प्रभावित करता है, राजनीतिक पक्ष आर्थिक पक्ष को। जब स्थिति ठीक थी, जब सरपंच बने थे तब क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या हो गई। तो सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और अन्य जीवन के पक्ष जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनका अध्ययन करने में हमें सभी पक्षों का अध्ययन करना होगा। अब ये जो व्यवहारवाद है ये आया कहां से? देखिए, मनोविज्ञान में एक टर्म है जो जेबी वॉटसन है, उनकी टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है, वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारिकवाद। व्यवहारिकवाद से तात्पर्य है कि हम किसी को एक विशेष उद्दीपन देते हैं तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। मतलब पिन चुबाने से हमको जो प्रतिक्रिया
ए के द्वारा की जाएगी वही बी के द्वारा की जाएगी, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया सी के द्वारा की जाएगी, डी के द्वारा की जाएगी। मतलब उद्दीपन, समान उद्दीपन की समान प्रतिक्रिया होती है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स समान होगा, ये साइकोलॉजिकल टर्म है। लेकिन राजनीति विज्ञान में और डेविड ईस्टन ने और जो व्यवहारवादियों ने इसको व्यवहारिकवाद को व्यवहारवाद के रूप में लिया, और इसका पैराडाइम क्या सेट हुआ कि स्टिमुलस मतलब उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक ऑर्गेनिज्म भी होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब व्यक्ति। तो समान उद्दीपन की समान प्रतिक्रिया हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी पृष्ठभूमि क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसके ओरिएंटेशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एक सामान्य सा उदाहरण लेकर इसको देखें कि हमने एक उद्दीपन दिया, किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारा गाल पर, तो प्रतिक्रिया क्या हुई? तो व्यवहारिकवाद या वॉटसन के और साइकोलॉजिकल के हिसाब से हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया जो होगी सभी व्यक्ति वैसी ही प्रतिक्रिया करेंगे। मतलब अगर आपने थप्पड़ मारा तो उधर से भी थप्पड़ मार दिया जाएगा, या रोने लग जाएगा तो जो रोने लग गए तो वैसी ही प्रतिक्रिया सब करेंगे, या थप्पड़ मारा तो थप्पड़। लेकिन व्यवहारवाद में यह माना गया कि जो उद्दीपन, मान लीजिए थप्पड़ मार दिया गया है, तो उसकी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति पर डिपेंड करेगी। मान लो व्यक्ति दारा सिंहवादी है तो वो डबल थप्पड़ मार देगा, 2 मार देगा, आपका मुंह भी तोड़ सकता है। लेकिन गांधीवादी विचारधारा का है तो वह दूसरा गाल भी सामने कर सकता है। तो उद्दीपन की प्रतिक्रिया आपके उस अंग पर या उस व्यक्ति पर या उस ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करती है जो बीच में। इस प्रकार से ये व्यवहारवादी अध्ययन रहा, और इस व्यवहारवादी अध्ययन की लिमिटेशंस भी रही, इसकी आलोचनाएं भी होती रही। लिमिटेशंस ये रही कि यह यथास्थितिवादी रहा, क्योंकि इसने क्या है उसका अध्ययन किया, लेकिन क्या होना चाहिए उस पर ये आंख बंद करके रहे, मूल्य से मुक्त रहे, मूल्यों की बात ही नहीं। क्या होना चाहिए अपने आप में एक मूल्यात्मक प्रश्न है, एक आदर्शात्मक प्रश्न है, एक नॉर्मेटिव प्रश्न है। तो समाज विज्ञान में और विशेष रूप से राजनीति विज्ञान में मूल्यों से पृथक नहीं रहा जा सकता। तो मुख्य रूप से इसकी आलोचना रही कि यह एक यथास्थितिवादी या स्टेटोकोइस्ट है, कि इसमें परिवर्तन की कोई बात नहीं होती, और राजनीति और मानव स्वभाव और प्रकृति परिवर्तनशील है। तो इसी कारण इस दृष्टिकोण का बहुत ही कम अवधि में इसके प्रति असंतोष प्रारंभ हुआ, और उसके कारण एक नया आंदोलन, नया मतलब इसी से जुड़ा हुआ, देखिए परंपरागत राजनीति विज्ञान या परंपरागत दृष्टिकोण से पूर्णतः पृथक दृष्टिकोण रहा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसे आधुनिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण में यूनिट ऑफ स्टडी मैक्रो थी यार, बड़ी थी, वृहद थी, संस्थाएं थी, संस्थागत अध्ययन था, औपचारिक अध्ययन था, विधिक अध्ययन था और ऐतिहासिक अध्ययन था। व्यवहारवाद में यूनिट ऑफ स्टडी या माइक्रो हो गई, वहां संस्थाएं थी, यहाँ संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति का व्यवहार है वह अध्ययन किया जाने लगा। वहां विधिक अध्ययन होता था, यहाँ व्यवहारिक अध्ययन होने लगा। वहां संस्थागत अध्ययन होता था, यहाँ गैर संस्थागत अध्ययन होने लगा। औपचारिक अध्ययन होता था, यहाँ अनौपचारिक अध्ययन होने लगा। वहां जो है संसद में क्या बहस हो रही उसका अध्ययन हो रहा था परंपरागत रूप से, लेकिन अब यहाँ पान की दुकान के ऊपर जो है राजनीतिक बहस हो रही, और वो एक ओपिनियन जो है जनमत निर्माण हो रहा, उसका भी अध्ययन इसके अंदर मिलाया जाने लगा। तो राजनीति का व्यापक और वृहद रूप इसने बनाया, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मूल्यों से तटस्थ रहकर और मूल्यों को छोड़ करके, और इन्होंने यथास्थितिवादी वाद का समर्थन किया। इसके कारण असंतोष हुआ, और जो प्रणेता इसके व्यवहारवाद के थे डेविड ईस्टन जैसे, वही लोग 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हैं और उत्तर व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनका मानना था कि हमने जो है बहुत अधिक समय, लगभग 20 वर्ष व्यर्थ के अध्ययनों में खर्च कर दिया है, और राजनीति विज्ञान और राजनीति का अध्ययन किसी भी तरह से मूल्य मुक्त या वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है। वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन वैल्यू रिलेटिव हो सकता है।
अध्ययनकर्ता मूल्यों से नहीं जुड़े, लेकिन मूल्यों की अवहेलना नहीं करे, मूल्यों के आधार पर अध्ययन करे, वो अपने व्यक्तिगत मूल्य अध्ययन में नहीं जोड़े, लेकिन मूल्य होना क्या चाहिए, क्या आदर्श है, इसकी बात हो तो करना आवश्यक है, तभी हमारा विषय सार्थक होगा। इसी आधार पर जो है अगला आया पोस्ट बिहेवियरिज्म। पोस्ट बिहेवियरिज्म जैसा मैंने कहा है कि परंपरागत दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, विपरीत थे, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद का आगे या अग्रबिंदु है, जिसमें उत्तर व्यवहारवाद में व्यवहारवाद को पूर्णतः से नहीं नकारा गया, उसने भी उत्तर व्यवहारवाद में भी तकनीक का उपयोग होगा, विश्लेषण होगा, क्रमबद्ध तरीके से कार्य होगा, लेकिन मुख्य समस्या यह रही कि मूल्यों को छोड़ने के कारण राजनीति विज्ञान ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। प्योर साइंस हो गया तो ज्ञान के लिए ज्ञान पर चर्चाएं होती रही, बड़ी बड़ी थ्योरी बना दी गई, सिस्टम्स थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस और इस तरह के बड़े बड़े सिद्धांत बना दिए, लेकिन सिद्धांत का व्यवहारिक प्रासंगिकता क्या है उस पर ज्यादा आग्रह व्यक्त नहीं किया गया। इसके कारण इस असंतोष से राजनीति विज्ञान में एक 70 के दशक में एक नवीन, या उसको कहना चाहिए कि उसका एक्सटेंशन व्यवहारवाद का अग्रसर या एक एक्सटेंशन आंदोलन था, वह उसे कहा गया उत्तर व्यवहारवाद को परिभाषित करें तो कहा जा सकता है, और डेविड ईस्टन के शब्दों में ही, कि पोस्ट बिहेवियरिज्म इज फ्यूचर ओरिएंटेड, seeking to propel political science into a new direction and to add rather than to deny its past heritage. It is a genuine revolution, not a reaction, and a becoming, not a preservation, and a reform, not a counter reformation. कि उत्तर व्यवहारवाद जो व्यवहारवाद में विषय ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी, उस प्रासंगिकता को स्थापित करने का, क्योंकि व्यवहारवाद ने विषय वस्तु को तो पीछे छोड़ दिया और तकनीकी को पर अधिक महत्व दिया, तो तकनीकी रूप से तो हम सक्षम हो गए, लेकिन विषय वस्तु को पीछे धकेलने से हमारा अध्ययन अप्रासंगिक हो गया, और उस अप्रासंगिक अध्ययन के कारण हमने मूल्यों से पूर्ण पृथक अध्ययन किया। इसलिए हमको मूल्य तटस्थ या मूल्य वैल्यू रिलेटिव अध्ययन करना चाहिए। वैल्यू रिलेटिविज्म का एक कंसेप्ट आया और इसके कारण उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आया। उत्तर व्यवहारवाद के लिए डेविड ईस्टन नहीं, जो व्यवहारवाद के प्रणेता थे, उन्होंने ही उत्तर व्यवहारवाद के लिए कुछ क्रीडो दिए या नियम दिए, और वह कहा, उस नियम को कहा गया क्रीडो ऑफ रिलेवेंस, कि व्यवहारवादी अध्ययन अप्रासंगिक इसलिए था क्योंकि उसने राजनीतिक यथार्थ से अपने संबंध तोड़ लिए थे, वो आदर्श से अपने संबंध तोड़ लिए थे। वो क्या है इस पर बात करता था, क्या होना चाहिए, आगे का मार्ग नहीं दिखाता था, इसलिए यथास्थितिवादी रहा और परिवर्तन का विरोधी रहा। इसलिए हमको राजनीति के क्रूर यथार्थ से संबंध रखना चाहिए। हमारे व्यवसाय का या हमारे अध्ययन का हमको राजनीतिकरण करना चाहिए। विषय वस्तु को तकनीकी से पूर्व महत्व दिया जाना चाहिए। यह सब्सटेंस मस्ट हैव प्रेसिडेंस ओवर टेक्निक, कि तकनीकी से पहले सार या विषय वस्तु आना चाहिए। उसके बाद सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन पर हमारा आग्रह होना चाहिए, न कि सामाजिक परिरक्षण पर। हम सामाजिक परिरक्षण के लिए नियम नहीं बनाए, उसका अध्ययन नहीं करें। सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा, तो अगर परिवर्तन की बात जब करते हैं तो हमको कुछ आदर्श की बात करना पड़ती है, हमको मूल्य की बात करना पड़ती। तो इन्होंने कहा मूल्य सापेक्ष अध्ययन होना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष नहीं या मूल्य मुक्त नहीं। लेकिन जो अध्ययन करता है वह अपने व्यक्तिगत मूल्यों को उसमें समाहित नहीं करे, तो हमारा विषय वैज्ञानिकता को भी प्राप्त करेगा, वैज्ञानिक रूप से भी वह सटीक माना जाएगा, और आदर्शात्मक या क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, व्हाट इज नहीं, व्हाट आउट टू बी का भी महत्व उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद ये दो प्रमुख दृष्टिकोण रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद, देखिए अगर हम इसको मेथोडोलॉजिकली
सेट या उसमें देख कर करें, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, फिलोसॉफी ऑफ साइंस में, तो जो पॉजिटिविज्म था या प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, प्रत्यक्षवाद मतलब इंपिरिकल स्टडी, वैल्यू फ्री स्टडी, उसका प्रभाव व्यवहारवाद में दिखता है। और व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति जो लगभग 20 वर्षों तक अमेरिकन सोशल साइंसेज में या पॉलिटिकल साइंस में प्रभावी रही, प्रति विश्व में या दुनिया के अन्य देशों में काफी लंबे समय तक इस तरह के अध्ययन चलते रहे, लेकिन अंततः अब जो है उत्तर व्यवहारवाद वादी पद्धतियों में मूल्य और तथ्य दोनों का महत्व स्वीकार कर लिया गया है। और राजनीति विज्ञान में और विशेष रूप से हमारे विषय में और समाज विज्ञानों में मूल्य मुक्त, विशुद्ध मूल्य मुक्त अध्ययन को नकार दिया गया है। तो आज सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट जब भी इस पे राजनीतिक सिद्धांत पर लेक्चर होगा तो उसमें हम राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, जिस पर जॉन रॉल्स, पहले तो पतन क्यों हुआ, तो पतन का मुख्य रूप से कारण जो है, जैसा कि बताया, व्यवहारवाद में मूल्य मुक्त अध्ययन रहा, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का पतन हुआ। परंपरागत राजनीति विज्ञान भी दो प्रकार के देख सकते हैं, एक परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है मूल्य मुक्त आधुनिक विज्ञान है, व्यवहारवादी आधुनिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है। तो उसने मूल्यों को नकार दिया और जो परंपरा प्लेटो से लेके मार्क्स और तक चली आई थी, जिसमें मूल्यों का और एक आदर्शात्मकता या नॉर्मेटिवनेस जो था, उसका क्षरण धीरे धीरे हुआ आइडियोलॉजिकल रिडक्शन से या अधिक तथ्यवाद से। जो कारण थे उसके कारण राजनीति विज्ञान का, परंपरागत राजनीति विज्ञान का ह्रास हुआ या पतन हुआ। और उसके बाद 1970 में जो है फिर न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समुदाय, इन आदर्शों को लेकर के और राजनीति विज्ञान में एक नवीन धारा प्रारंभ हुई, जिसके प्रमुख प्रणेता जॉन रॉल्स को माना जा सकता है, रॉबर्ट नोजिक, चार्ल्स टेलर, मैकिंटायर, काफी हैं जो आदर्शात्मक धारा के साथ, आदर्शात्मक आग्रह के साथ राजनीति विज्ञान के सिद्धांत रचना में अग्रसर हुए। और उसके कारण परंपरागत राजनीति विज्ञान या नॉर्मेटिव राजनीति विज्ञान का पुनरागमन हुआ। उस पर चर्चा हम करेंगे। फिर इसके आगे आपके इसमें है समकालीन प्रवृत्तियां। तो समकालीन प्रवृत्तियां में आपकी नारीवाद है, समुदायवाद है, पर्यावरणवाद है, या ग्रीन हरित राजनीतिक सिद्धांत है, या ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी है। और काफी जो राजनीतिक सिद्धांत में न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, नवीन प्रवृत्तियां देखी जा रही है, उन पर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद पर सामान्यतः जो प्रश्न आते हैं वह व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्यों राजनीति विज्ञान विषय में उत्पन्न हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, विकास के क्या क्या कारण रहे हैं, जिस पर हमने चर्चा की है। व्यवहारवाद की मुख्य प्रवृत्तियां या बौद्धिक आधार क्या है। मुख्य रूप से व्यवहारवाद पर प्रश्न बनता है कि ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण या क्रांति या सिद्धांत के मुख्य आधार क्या है, जिसको डेविड स्टन ने इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरिज्म कहा है, बौद्धिक आधार कहा है। उन बौद्धिक आधारों में जैसे कि रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन टेक्निक्स, क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन जो हमने विस्तार से देखे हैं, उन पर एक एक प्रश्न पर की नियमितताएं क्या हो सकती है, या नियमितताओं को कैसे खोजा जा सकता है राजनीतिक व्यवहार में, या मानव के व्यवहार में, या नीति निर्माताओं के व्यवहार में, या अन्य। तो उन नियमितताओं और वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, अध्ययन पद्धति क्या है, इन पर भी प्रश्न बनते हैं। इसी के साथ जब व्यवहारवाद की जो आलोचना होगी, उसमें पूरा उत्तर व्यवहारवाद, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद का आधार ही व्यवहारवाद की आलोचना है। तो व्यवहारवाद की जो कमियां थी,
जैसे कि यह यथास्थितिवादी रहा है, मूल्य मुक्त रहा है, विशुद्ध वैज्ञानिक रहा है। इसने केवल जो है इसकी अच्छाइयाँ भी रही कि इंटीग्रेशन की बात करता है, जो कि उत्तर व्यवहारवाद की अध्ययन पद्धति आज तक चल रही, क्योंकि मानव के जीवन के अनेक पक्ष हैं और किसी एक पक्ष का आइसोलेशन में अध्ययन करना अध्ययन को अपूर्ण ही रख सकता है। तो समग्रता में अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो उत्तर व्यवहारवाद इसकी आलोचना और उत्तर व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार में क्रीडो ऑफ एक्शन एंड रिलेवेंस, इनको भी देखा जा सकता है। इसी के साथ आज का यह व्याख्यान समाप्त होता है। आप सब लोगों ने पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।